चेरनोबिल का जो हादसा था, चेरनोबिल में जिस तरीके से पहली बार इस दुनिया ने देखा कि अगर एटॉमिक पावर प्लांट में कोई हादसा हो जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई हादसा हो जाए तो उसका क्या असर होता है। दुनिया का ये इकलौता और सबसे खूंखार, सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़ा कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये हादसा है जिसे हम लोग चेरनोबिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि चेरनोबिल शहर में था ये। तो आज भोपाल गैस की चूँकि तारीख है 2 से 3 दिसंबर की रात, तो दुनिया में इकलौता अब तक जो न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसकी पूरी कहानी बेहद अफसोसनाक भी है और बेहद खौफनाक भी है। बात 80 के दशक की है। तब यूएसएसआर हुआ करता था, जो अब रूस है, एक बहुत विशाल देश। और उस वक्त रूस में तानाशाही थी, सरकार चुनी हुई थी नहीं, तो वहाँ पे बहुत सारी आज़ादी नहीं थी। कोल्ड वॉर भी चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। इस दौरान में अमेरिका इसलिए बाजी मार रहा था क्योंकि अमेरिका की आर्थिक हालत, इकोनॉमी जो थी वो बेहतर हो रही थी, पेट्रो डॉलर आया था और उसकी वजह से अमेरिका कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। और सुपर पावर की लड़ाई थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में, जिसमें अमेरिका लगातार आगे था। अमेरिका के कई ऐसे शहर थे जो अमेरिका की इकोनॉमी में मदद कर रहे थे और रूस की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। तब ऐसे वक्त में यूएसएसआर ने ये सोचा कि क्यों ना वो अपनी भी इकोनॉमी पावर जो है वो बढ़ाए, और इसके लिए फिर उनको एक आइडिया आया कि एक ऐसा शहर डेवलप किया जाए जहाँ से इकोनॉमी भी आए, लोगों का रहन सहन भी बदले। और उसी के बाद एक नए शहर की कल्पना तैयार हुई, एक नए शहर का रोड मैप तैयार हुआ और ये शहर जो है उसका नाम दिया गया प्रिपियाट। ये यूक्रेन में एक जगह है। 1991 से पहले तक यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट था और उसी का हिस्सा था, लेकिन 1991 में 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हुए, फिर बहुत सारे देश बने, आप सब जानते हैं। तो उसी में से एक अलग देश बन गया था यूक्रेन। लेकिन 1991 से पहले यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो उसी यूक्रेन में एक प्रिपियाट नाम का शहर प्लान किया गया। जो प्लानिंग थी वो ये थी कि इस शहर को लोगों से भरा जाए, बसाया जाए, यहाँ सारी सहूलियत हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, पार्क हो, प्लेग्राउंड हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सारी चीज़ें बनाने की कवायद शुरू की गई और प्रिपियाट नाम से शहर को बसाने का काम शुरू किया गया। इसी प्रिपियाट से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा शहर था, चेरनोबिल, जिसकी आबादी करीब 50-60 हज़ार के करीब थी। लेकिन चेरनोबिल यूएसएसआर के लिए बड़ा अहम था। उसकी वजह ये थी कि इसी चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिसको चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, और इसी से उस चेरनोबिल के इलाके में भी बिजली सप्लाई होती थी। और जो प्लान था वो यही था कि जो प्रिपियाट नाम का नया शहर बसेगा उसमें भी बिजली इसी चेरनोबिल पावर प्लांट से या फिर एटॉमिक पावर प्लांट से बिजली दी जाएगी। शहर को बसाने का काम शुरू हो गया 70 के दशक में ही, बल्कि 70 के आखिर में। और इस दौरान में वहाँ पे पावर प्लांट जो था वो भी बन रहा था, उससे पहले कुछ बन चुके थे। 26 नवंबर 1977 को चेरनोबिल में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया और काम करना शुरू किया 26 नवंबर 1977 में। सेकेंड पावर प्लांट 1978 में तैयार हुआ, थर्ड 1981 में तीसरा, और चौथा 1983 में। यानी 1977 में पहला पावर प्लांट चेरनोबिल में, दूसरा 78 में, फिर तीसरा 81 में और लास्ट 83 में। शहर को बिजली यहीं से सप्लाई होनी थी। इस दौरान में प्रिपियाट शहर भी धीरे धीरे बसने लगा, आबाद होने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग भी खुश थे और एक पूरी आबादी जो है एक नए शहर में आकर बस चुकी थी। अब यहाँ पे कहानी जो शुरू होती है वो यूँ होती है कि इस पावर प्लांट में 4 रिएक्टर थे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या एटॉमिक पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर है, परमाणु हम लोग जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें
जो बनाई गई लोगों की भलाई के लिए बनाई गई, लेकिन इसका इस्तेमाल बुराई के लिए भी हुआ और भलाई के लिए भी। लोगों ने न्यूक्लियर बम बनाने शुरू कर दिए। नागासाकी, हिरोशिमा आपको पता ही होगा, जब अमेरिका ने ये बम गिराए थे, लाखों लोगों की जान गई थी। लेकिन इसका दूसरा इस्तेमाल बहुत अच्छा मेडिकल की फील्ड में होता है न्यूक्लियर का। आपके बिजली के लिए बेहतरीन है, इससे आपकी बिजली की सप्लाई होती, बिजली बनती है। लेकिन यह है बड़ा ख़तरनाक। अगर इसका रख रखाव, इसकी सारी चीज़ें आपने उस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं किया तो फिर ये समझिए कि आपके इर्द गिर्द एक मौत का कारखाना है। और ये वो चीज़ें हैं जिससे बचना बड़ा मुश्किल काम है। वो इस कहानी के आगे आपको पता चलेगा। 26 अप्रैल 1986 यही वो मनहूस दिन है जब इस दुनिया में पहली बार एक न्यूक्लियर, आप ये कहें कि किसी पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी उस वक्त वहाँ के रख रखाव करने वाले जो जिम्मेदार लोग थे, अफसर थे, इंजीनियर थे, उनकी। और ये अपने आप नहीं हुआ था हुआ ये था सेफ्टी टेस्ट के नाम पर। दरअसल चेरनोबिल के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी। सेफ्टी ड्रिल ये थी कि अगर कोई इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। आमतौर पे जो मॉक ड्रिल और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी के लिए एक सेफ्टी ड्रिल थी कि इमरजेंसी में कैसे काम करेगा। सपोज़ अगर बिजली ना हो, बिजली चली गई जिससे आपका पूरा रिएक्टर और ये प्लांट चल रहा है, तो क्या होगा। बिजली से आपको जेन सेट पे स्विच करने में कितना जो वक्त लगेगा, उतनी देर में इसका क्या होगा, इसका हीट, उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का एक तरह से टेस्ट था। और उस टेस्ट को किया जाना था रिएक्टर नंबर 4 में। जो 4 रिएक्टर थे पावर प्लांट के इसके अंदर चेरनोबिल में, उसमें चौथे नंबर जो 1983 में बना था। अब रात 1:23 पर ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन 2 चीज़ें शुरुआत में ही गलत थी। एक, इस टेस्ट को, सेफ्टी टेस्ट को असल में किया जाना था दिसंबर में, उसी साल 1986 में। लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने अप्रैल में ही कर डाला, बिना पूरी तैयारी के साथ, बिना सारे गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए। नंबर भी बढ़ाने थे और उस वक्त यूएसएसआर में गोरबाचोव की सरकार थी, सरकार को भी खुश करना था, डेमोक्रेसी थी नहीं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जल्दबाजी में, और फिर ये दिखाना भी था दुनिया को कि यूएसएसआर को कोल्ड वॉर भी चल रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। चाहे ऊर्जा के नाम पे ही, बॉम्ब के बारे में भी सब कुछ जानकारी थी ही थी। तो वहाँ पे सेफ्टी टेस्ट के नाम पर कुछ मशीनें बंद की गईं और इसी दौरान में, चूँकि उन्होंने फॉलो पूरा किया नहीं था, अचानक जो फ्यूल रॉड है, एक इसका टेक्निकल वो होता है, मैं बहुत गहराई में तकनीकी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ही पूरा टेक्निकल चीज़ नहीं समझ पाऊंगा तो आपको क्या समझाऊंगा। तो लेकिन बेसिक आम जुबान में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट होता है, उसमें जो काम करने का सारा तरीका होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्यूल रॉड का। इत्तेफाक से जब ये सारी टेस्टिंग शुरू हुई, अचानक फ्यूल रॉड जो है वो बेहद गर्म हो गया। अब फ्यूल रॉड का ज़्यादा गर्म होना वो ख़तरनाक था, रिएक्टर में कुछ भी हो सकता था। तो फ़ौरन इस चीज़ को नोटिस किया गया और उसके बाद उस फ्यूल रॉड को, ऐसे रिएक्टर में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है, लगातार पानी डालते रहते हैं ताकि हीट को कम किया जाए। एक बड़े से पानी के टैंक में डाला गया ताकि फ्यूल रॉड ठंडा हो जाए। लेकिन वो रॉड इतना गर्म हो चुका था कि जिस विशालकाय पानी की टंकी में डाला गया, सेकंड भर के अंदर अंदर उस पूरी टंकी का पानी भाप बनकर उड़ गया। अब पूरे रिएक्टर में एक तरफ हीट और दूसरी तरफ भाप, इन दोनों का जो मिश्रण था वो डेडली हो गया। इस दौरान में पानी भाप बनकर उस रिएक्टर के अंदर और छत से टकरा रहा है, और उसी वजह से इतना ज़्यादा स्टीम और इतना ज़्यादा भाप हुआ गर्मी की वजह से कि उस रिएक्टर का जो छत था वो छत उड़ गई, इतना फोर्स था। इसके बाद इसका एक मेन पार्ट होता है, उसको कहते हैं कोर। उसमें भी आ गई प्रॉब्लम और उसमें धमाका हो गया, और इस धमाके के बाद उस छत के साथ वो रिएक्टर फट गया। अब ये जो सारी चीज़ें थी, यहीं से कहानी शुरू होती। जब ये फटा और उसके जो आग के शोले उठे, हालांकि देर रात का वक्त था, लेकिन प्रिपियाट शहर के लोगों को वो जो रोशनी दिखाई दी, उन्हें लगा कि कहीं कोई आग लगी है। वो इस गंभीरता का उस वक्त तक उन्हें एहसास या अंदाज़ा ही नहीं था। और इस दौरान में जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस रिएक्टर से 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में घुल गया
और हवा में घुलकर आसपास के इलाकों में फैलना शुरू हुआ। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसका रेडिएशन जो हवा में घुसा, इसकी जो असर था, इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जो जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था उससे 400 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक था, 400 गुना ज़्यादा खतरनाक था। अब जब आग लगी तो इधर अचानक अलार्म बजा, फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम और वहाँ के लोगों को भी मालूम नहीं था कि जो आग बुझाने आए हैं वो है क्या। बिना इस बात की जानकारी के कि एक रेडिएशन है और इस रेडिएशन के सामने जाना या उसको इर्द गिर्द होना, मतलब सीधे सीधे मौत को आप दावत दे रहे हैं। ये जो रेडिएशन होती है, पहले मैं इसको जितनी मेरी जानकारी हो उतनी ही समझाता हूँ आपको। ये न दिखाई देती है न सुनाई देती है, ये आपके शरीर के अंदर इस तरीके से समा जाती है और पूरे जो सिस्टम है, यहाँ तक के कहते हैं कि इंसान के डीएनए को भी ये बेकार कर देती है। जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर के, वो सारे सेल्स एक ख़ास तरह से काम करते हैं। हमारे शरीर को कितना क्या कुछ चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो सब एक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए सारा काम करते हैं सेल्स। तो वो फिर उसी हिसाब से शरीर को हमारे अलग अलग चीज़ें मुहैया कराते हैं जो हमें एक हेल्दी रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये रेडिएशन क्या करता है कि इंसान के उस सेल्स के अंदर जाकर उसके डीएनए के केमिकल को ही एक तरह से पूरा बेकार कर देता है। और फिर ये सेल कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेते, फिर वो अपने हिसाब से जो जिधर बॉडी के अंदर जिसको जहाँ घूमना फिरना है, जो रास्ता बनाना, वो वहीं वहीं जा रहा है। और उससे क्या होता है कि फिर आपके पूरे केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देता है और इसके बाद सेल्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। हर इंसान के सेल्स जो अलग अलग होते हैं, उनके आकार, उनकी सारी चीज़ें होती हैं, सेल्स बढ़ने लगते हैं और यही आगे चलकर चूँकि डीएनए को भी डैमेज कर देता है, जिसे हम लोग कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक होता है इंसान के शरीर, मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता और ये रेडिएशन शरीर में घुसकर इंसान को मार देता है। जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ पहुँचे, उन्हें मालूम नहीं था कि ये रेडिएशन फैल चुका धमाके में। वो बेचारे अनजान काम कर रहे हैं। 30 लोग तो सिर्फ रेडिएशन से वहीं पे मर गए, कुछ लोग एक्सप्लोजन की वजह से भी मरे थे। जो हालत थी मरने वालों की, रेडिएशन आंखें फुला देता है, आपके जो स्किन है, चमड़ा, ये उतार देता है अगर आप उसकी जद में आ गए। बहुत ही डरावनी और बहुत ही दर्द भरी मौत होती है। तो इन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मालूम नहीं था, वो बेचारे पहुंच गए आग बुझाने, ज़्यादातर लोग मर गए। धीरे धीरे अफसरों को फिर एहसास हुआ, वहाँ पे जो सारे लगे हुए थे इंचार्ज, कि ये तो गड़बड़ हो गया। खैर, अब पहली जो चीज़ की गई वो ये कि आसपास सुबह तक तो 5 बजे तक तो किसी को बताया नहीं गया, कहा गया एक मामूली हादसा हुआ है। लेकिन फिर उन्हें एहसास हो चुका था कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है हवा में घुल गया है। तो 30 किलोमीटर के रेंज में उन्होंने खुद से अंदाज़ा लगाया कि ये शायद फैल चुका है, तो 30 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने खाली करा लिया। अब लेकिन ये धीरे धीरे फैलता हुआ बहुत दूर तक जा रहा है, जो पूरा रेडिएशन है हवा में मिलकर। ये कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस चेरनोबिल से निकलकर बेलारूस, पोलैंड, यूके, इन सब जगहों की आबो हवा में जाकर ये रेडिएशन घुलने मिलने लगा। यहाँ 2 तरह की चीज़ें आई। एक, चेरनोबिल के अंदर जो इंजीनियर थे और जो हेड थे सब, इन्होंने मॉस्को को गलत जानकारी दी। उन्होंने कहा इतना कुछ बड़ा नहीं है, तो मॉस्को अंधेरे में रहा। दूसरा ये भी है कि मॉस्को में जो उस वक्त यूएसएसआर की सरकार थी, उनको लगा कि ये हम दुनिया को बताएंगे तो हमारी भद्द पिटे की मजाक उड़ेगा कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये संभाल नहीं सकते ठीक से, उसकी सेफ्टी नहीं कर सकते। कोल्ड वॉर चल ही रहा था, अमेरिका इसका फ़ायदा उठाएगा। तो उन्होंने इस बात को छुपा लिया और पता ही नहीं चलने दिया। आज़ादी थी नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं, इसको रिपोर्ट करने नहीं दी, मीडिया में कोई खबर नहीं आई। तो बिल्कुल चेरनोबिल का हादसा अगले कुछ दिनों तक तो दुनिया के मतलब कानों तक पहुंची ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएसएसआर के बॉर्डर से लगता हुआ जो देश है पोलैंड ने पहली बार ये महसूस किया कि उसकी आबो हवा में कुछ रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा है। उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने कहा ये हवा के ज़रिए आ रहा है, तो फिर चेक किया गया कि कहाँ से आ रहा है। पोलैंड पहला देश था जिसने अपनी जांच में पाया कि ये रेडिएशन चेरनोबिल से आ रहा है और चेरनोबिल के पावर प्लांट से आ रहा है। तब
उस वक्त की सरकार ने यूएसएसआर को कांटेक्ट किया और उससे शिकायत की। प्रूफ पुख्ता थे, सबूत। तो पहली बार पोलैंड की इस रिपोर्ट के बाद यूएसएसआर ने माना कि हाँ, उनके यहाँ चेरनोबिल के पावर प्लांट में एक हादसा हुआ है, और ये पहली बार माना उन्होंने, वरना छुपा के रखा। अब इस दौरान रेडिएशन फैल रहा है। चेरनोबिल को तो खाली करा लिया गया, करीब 55-60 हज़ार को अगले कुछ दिनों में। लेकिन एक बड़ा मसला था प्रिप्याट शहर, जो एक ड्रीम शहर था, यूएसएसआर ने बचाया था अपनी इकोनॉमी, बाकी चीज़ें सुधारने के लिए। अब ये प्रिप्याट के लोगों को मालूम भी नहीं, उन्हें पहले तो अंधेरे में रखा गया, और धीरे धीरे रेडिएशन उस प्रिप्याट शहर में पहुंच गया। प्रिप्याट के शहर के लोगों को जब इधर उधर से खबरें मिलनी शुरू हुई, वो पैनिक, घबरा गए। अब हर शख्स प्रिप्याट छोड़कर भागना चाहता था। यूएसएसआर चाहता नहीं था कि इस तरीके से लोग वहाँ से निकले और उसकी बदनामी हो। उन्होंने प्रिप्याट से निकलने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया। न प्रिप्याट में कोई जा सकता था, न प्रिप्याट से कोई आ सकता था। एक तो यूएसएसआर को ये भी था कि अगर प्रिप्याट के लोग निकल कर यूएसएसआर में अलग अलग हिस्सों में पहुँच गए तो वो जो अपने साथ रेडिएशन अब तक उनमें पहुँच चुका है, वो पूरे यूएसएसआर में रेडिएशन को फैला देंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे कोरोना, कि अगर कोरोना का कोई केस एक मिल गया और वो खुले बाजार में घूम रहा है तो वो सबको कोरोना बांट रहा है। सेम उस वक्त यही हाल थे। तो प्रिप्याट के शहर के एक तरह से लोगों को बंदी बना दिया गया। लेकिन फिर विरोध हुआ, बहुत चीज़ें हुई, फिर धीरे धीरे कहा गया कि अच्छा इनको हटाते हैं। धीरे धीरे करके करीब 1.5 लाख लोग तब तक हो चुके थे। 1.5 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया, अलग अलग जगहों पे ले जाया गया, बसाया गया। उनकी रोज़ी रोटी, घर, सब कुछ छिन गया। और प्रिप्याट शहर एक खाली शहर के रूप में तब्दील हो गया। आलम यह था कि चेरनोबिल और प्रिप्याट, वहाँ पे जहाँ जहाँ रेडिएशन सबसे ज़्यादा पहुँचा, इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे जंगल तक झड़ गए, वो सारे बर्बाद हो गए, उनके पत्ते गायब हो गए, सूख गए। जानवरों पे इसका इतना असर हुआ कि न जाने कितने जानवरों की मौत हुई। हालांकि शुरुआत में उस वक्त यह है कि 50 लोगों की मौत हुई जो डायरेक्ट इसके चपेट में आए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत का एक आंकड़ा था। कहते हैं कि इसके बाद करीब 6 लाख लोगों में रेडिएशन पहुंचा, और उनमें से एक बड़ी तादाद में लोग कैंसर से उनकी मौत हुई। जिन लोगों में रेडिएशन पहुंचा उनके अंदर अलग अलग सिम्टम्स आए। कई लोगों के अंदर पागलपन के सिम्टम आए, कई लोग शराबी बन गए, कई को कुछ और लत लग गई। कहते हैं जानवरों तक पे इसका गहरा असर हुआ, और धीरे धीरे लोग वहाँ से निकले, लेकिन दूसरी जगह पहुँचने लगे। और उसके बाद इस दौरान में, अब चूंकि जिस रिएक्टर 4 में यह हादसा हुआ था उसके बेसमेंट में अभी भी ये सारे रेडियो एक्टिव और सारी चीज़ें थी। तो अब ये था कि वो तो बेसमेंट में था, इसलिए थोड़ी बहुत, मतलब जो नुकसान था वो बहुत कम हुआ। अब लेकिन उसे दबाना था और उसके करीब कैसे जाएं, ये एक मसला था। यूएसएसआर की एयरफोर्स को तब इस काम में लगाया गया, और यूएसएसआर की जो एयरफोर्स है, कहते हैं उसकी 15 से 20% जो कैपेसिटी थी, उनको सिर्फ चॉपर दिया गया और लगाया गया कि आप जाकर ऊपर से, ताकि रेडिएशन की जद में ना आए, आप उसके ऊपर मिट्टी डालें। कहते हैं 5000 टन मिट्टी डाली गई उस रिएक्टर 4 के मलबे पे, ताकि उसको नीचे दबा दिया जाए और उसका रेडिएशन बाहर ना निकले। और इस तरीके से उसको उस वक्त रोका गया। अब बाद में जब जांच हुई, हालांकि इसका पूरा सच कभी सामने नहीं आया क्योंकि यूएसएसआर ने आने नहीं दिया, कहा गया कि इसके डिज़ाइन में ही शुरू से गलती थी। एक कंक्रीट की पूरी दीवार बनाई जाती है जहाँ पे इस तरह के रिएक्टर होते हैं, ताकि इस तरह के हादसों में, या कई बार दुश्मन देश अटैक करते हैं आपके पावर प्रोजेक्ट पर या पावर प्लांट न्यूक्लियर, तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसे कंक्रीट की दीवार और वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको कोई भेद ना पाए। बट जल्दबाजी में बनाने की वजह से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा नहीं गया। और इसके बाद सबसे बड़ी गलती ये यूएसएसआर ने ये की कि दुनिया से छुपा के रखा, अपने लोगों से छुपा के रखा, जिसकी वजह से उन्हें रेडिएशन से बचने का मौका नहीं मिला, और वो उसी शहर में अगले कई दिनों तक रहे। और जब निकले तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रेडिएशन उनकी रगों में, उनकी सांसों में, उनके जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका था, और जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रिप्याट शहर पूरी तरह से उजाड़ हो गया, बियाबान हो गया। एक तरह से पूरा शहर एक खंडर में तब्दील हो गया। उस वक्त जो फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ गए थे, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ज़्यादातर लोगों ने दम तोड़ दिया। उनके कपड़े आज भी उन हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, और कहते हैं कि अगर उस कपड़े के कोई करीब जाए तो वो रेडिएशन का शिकार हो जाए। हाथ लगाना तो दूर की बात है।
आलम ये हो गया कि प्रिप्याट शहर इस तरीके से खाली हुआ कि आज लगभग 86 से आप ये जोड़ लीजिए 14 और 21 35 साल हो गए हैं, दोबारा नहीं बसा। इस दौरान में 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हो गए और ये चेरनोबिल का इलाका यूक्रेन के पास पहुंच गया, लेकिन बस नहीं पाया। लेकिन आज भी अगर आप गूगल करेंगे और प्रिप्याट टाइप करेंगे, उसमें उस शहर की जानकारी है कब बसा, लेकिन अगर आप उसके पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसके आगे ज़ीरो लिखा हुआ है, आबादी। शायद दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो एग्जिस्ट करता है, जो है। हम पुराने सैकड़ों साल पुराने या ईसा पूर्व पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। 80s के आसपास ये प्रिप्याट बसा था, मतलब 41-42 साल की पुरानी बात है। लेकिन पूरा शहर आज जस का तस है, लोगों के सामान जस के तस हैं, लोगों के घर जस के तस हैं, लोगों को अपना सब कुछ सामान लेने के भागने का मौका नहीं मिला लेकर। वो अस्पताल, वो क्लासरूम, वो कॉलेज, वो प्लेग्राउंड, सारी निशानियां मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सेट हो। और वो सारी चीज़ें हैं, बस इंसान नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जाके बसने का मतलब है आज भी रेडिएशन को अपनी सांसों के ज़रिए अपने अंदर लेना। हालांकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने इनकी कहानियाँ सुनी, तमाम ख़तरे को लेते हुए चेरनोबिल और प्रिप्याट पहुँचे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। धीरे धीरे ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना, लेकिन प्रिप्याट जो है उसको आज एक घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वो जो रिएक्टर जहाँ ब्लास्ट हुआ, जहाँ इतनी सारी 5000 टन से ज़्यादा मिट्टी डाली गई है, वो आज भी उसके अंदर रेडिएशन का पूरा वो जो सारी चीज़ें हैं उसका मलबा है। और कहते हैं कि इसका असर जाने में उस जगह से करीब 15 से 20,000 साल लगेंगे, 15 to 20,000 ईयर्स। कि ये पूरी तरह से रेडिएशन नहीं, कोई अब इसमें की गारंटी हो जाए कि इसमें रेडिएशन नहीं है, उसका असर ख़त्म होने में जैसे भोपाल गैस का है, आज 4th-5वीं पीढ़ियाँ भी जो पैदा हो रही हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उस गैस से प्रभावित हैं, कैंसर से लेके बाकी बीमारियों के शिकार हैं। वही हाल इस चेरनोबिल का है कि इस रिएक्टर के अंदर नीचे जो मलबा है, अभी बीच में मई में भी आया था कि एक बार फिर धधक रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से वो सारे रिएक्टर्स को बंद कर दिए गए, एक वक्त हो गया। लेकिन वो जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के नीचे मलबा है, कहते हैं कि उसका रेडिएशन ख़त्म करने के लिए 20,000 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कहते ये भी हैं कि अगर सिर्फ उस मलबे के पास कोई जाकर 1 घंटा खड़ा हो जाए, किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खड़ा हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी जान चली जाएगी और वो मर जाएगा। ये इतना ख़तरनाक है। तो आज भी वो चेरनोबिल वही है, प्रिप्याट यही है, लेकिन इंसान नहीं है। और दुनिया में कहते हैं कि इससे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं और कोई दूसरा हादसा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इकलौता हादसा था, कुछ और भी हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन उसमें इस तरह से नुकसान नहीं हुआ, मौतें नहीं हुई और बहुत भारी पैमाने पे कुछ नहीं हुआ। 3 माइल आइलैंड, ये पेंसिल्वेनिया में है, यूएस में। 1979 में इसके भी एक पावर प्लांट में एक टेक्निकल ख़राबी आई थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई और रेडिएशन नहीं फैला, रोक लिया गया। उसी तरीके से हाल में आपको याद होगा जब जापान में अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, उसके बाद फुकुशिमा के पावर प्लांट में भी अर्थक्वेक की वजह से टेक्निकल ख़राबी आई, लेकिन कोई जान नहीं गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो और भी ऐसे हादसे हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर दुनिया की हम बात करें, क्योंकि देख ये हमें बताता है एक तरह से चेरनोबिल का ये हादसा कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या न्यूक्लियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये इंसानी भलाई के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं और अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इनकी सही से मेंटेनेंस देखभाल नहीं करें तो आप समझिए कि आप बम पर बैठे हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट की, जो रिएक्टर हैं दुनिया भर में, जो बिजली बनाने और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ओपनली, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। इंडिया में इस वक्त 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं। इंडिया में 22 एक्टिव हैं जिनसे हम बिजली बना रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया में, तो 440 से कुछ ज़्यादा शायद एक्टिव न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है पूरी दुनिया में। इंडिया में 22 हैं, पूरे वर्ल्ड में 440 के करीब है। सबसे ज़्यादा कहाँ है न्यूक्लियर ये जो पावर रिएक्टर है, तो इसमें नंबर 1 पे यूएस है, अमेरिका। अमेरिका में 95 ऐसे पावर
न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। नंबर 2 पे फ्रांस है, फ्रांस में 56 है। तो अमेरिका के पास 95 और फ्रांस के पास 56 है। रशिया के पास भी 30 से ज़्यादा ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहाँ चेरनोबिल का यह हादसा हुआ था, उस वक्त जब यूएसएसआर हुआ करता था। आज भी चेरनोबिल की फिजाओं में, पेड़ों पर, जंगलों में, बस्तियों में इस रेडिएशन का साफ असर देखा जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ साल पहले की बात है, एक अच्छी खबर ये आई थी कि इस चेरनोबिल के रिएक्टर के आसपास के जो जंगल और पेड़ थे जो बिल्कुल झड़ चुके थे, मुरझा चुके थे, वहाँ पे पत्ते आने शुरू हो गए। लेकिन रेडिएशन का डर और कहर ऐसा है कि कोई इसके आसपास न जाना चाहता, न बसना चाहता है। और अगर ये बात सच है कि शायद 15 से 20 हज़ार साल लगेंगे इस रेडिएशन को पूरी तरह ख़त्म होने में, तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो प्रिप्याट हो या चेरनोबिल हो, ये कभी इंसानी बस्तियों की तरह आबाद हो सकेगा। और शायद गूगल पे वो जो प्रिप्याट की पॉपुलेशन 0 है, मुझे नहीं लगता कि ये 0 का फिगर शायद बदलेगा। तो ये थी कहानी चेरनोबिल